हेलो गाइस, दिस इज़ मिज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन पेंटिंग एग्ज़ाम। ओके, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई वाला, उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम अगेन। एंड उसमें हम आंसर्स सारे लिख करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आंसर्स आपको लिखना है, और जिससे कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएं और जो आपके टीचर्स हैं चेक करने वाले, जो आपकी शीट्स चेक करते हैं, वो खुश हो जाएं आपकी शीट्स देख करके। तो ऐसा कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें जो भी हमारी न्यू वीडियोस अब आने वाली हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और आपको उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है। तो आपके यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है 1 आवर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ये 1 आवर आपको मिलेगा टाइम, उसमें उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा कि 1 घंटे में आप पूरा आपका क्वेश्चन पेपर हल कर सकें। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कुछ। द क्वेश्चंस पेपर हैज़ 6 क्वेश्चंस and all question are compulsory and question number 1, 2 and 3 and 4 are of 2 marks each। तो ये सारे 4 क्वेश्चन तक 2 मार्क्स के हैं। एंड देयर इज़ एन इंटरनल चॉइस इन वन ऑफ द क्वेश्चन। तो वहाँ पर एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, मतलब कि वहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे और में एक क्वेश्चन आ रखा होगा, तो उन दोनों में से एक आपको करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, और वो आपको 4 मार्क्स का करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि नेम 2 फेमस स्कल्पटर्स एंड देयर आर्ट वर्क दैट रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया एट दैट टाइम। तो यहाँ पर आपको उस स्कल्पटर का नाम लिखना है। स्कल्पटर मतलब जो स्कल्पचर बनाता है, और स्कल्पचर कौन से वाले चैप्टर में है? आपके जो लास्ट चैप्टर है वहाँ पर 4 स्कल्पचर रखे हुए हैं। तो आपको उनमें से 2 स्कल्पटर्स के नाम लिखने हैं और उनके आर्ट वर्क के नाम लिखने हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आर्ट वर्क के नाम अगर आप लिखते हैं तो उसमें हाफ मार्क्स मिलेगा आपको, और यहाँ पर जब स्कल्पटर का नाम लिखेंगे तो उसमें हाफ मार्क मिलेगा। तो हाफ मार्क स्कल्पटर का नेम हो गया एंड हाफ मार्क स्कल्पचर नेम हो गया, तो 1 हो गया। एंड ऐसे आपको 2 लिखने हैं, तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, द 2 फेमस स्कल्पटर्स and their artwork that reflect the condition of poor people in India at that time will be। ये होंगे जो आपके 2 स्कल्पटर हैं और उनके स्कल्पचर हैं जो कि पुअर पीपल की कंडीशन उस टाइम पे दिखाते हैं। तो वो ये आपके ट्रम्प ऑफ द लेबर डी पी राय चौधरी ने बनाया हुआ है, एंड सेंथॉल फैमिली राम किंकर बेज। तो यहाँ पर आप ये ना लिख करके सीधा आप आंसर्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम 2 ग्राफिक प्रिंट्स from your course of study which shows composition based on human figure, also write about the name of the method and the material used for making these prints। तो इससे पहले जो हमें देखा हमने वो स्कल्पचर वाले चैप्टर से दे रखा था, और यहाँ पर ग्राफिक प्रिंट्स वाले से दे रखा है। और इसमें आपसे पूछा है कि आप उन 2 ग्राफिक प्रिंट्स का नाम लिखिए जो कि आपके कोर्स में दे रखे हैं, एंड उनका कंपोजिशन बेस्ड ह्यूमन फिगर्स ऑल्सो, उस जिसमें ह्यूमन फिगर दिखाए गए हों, जिस उसके कंपोजिशन में, मतलब जो पेंटिंग में दिखाया गया है उसमें ह्यूमन फिगर हैं। एंड ऑल्सो राइट अबाउट द नेम ऑफ द मेथड एंड मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज प्रिंट्स। तो मीडियम और टेक्निक जो होता है वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि उसमें क्या यूज़ किया गया है, क्या मटेरियल मतलब किस चीज़ पे बना हुआ है, और मेथड मतलब कौन सा टेक्निक यूज़ किया गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आंसर 2 देखते हैं जो कि हमने लिखा हुआ है, द 2 ग्राफिक प्रिंट्स एंड नेम ऑफ द मेथड एंड मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज प्रिंट्स आर। तो इसमें नंबर 1 दे रखा है चिल्ड्रन बाय सोमनाथ होरे, एंड सेकेंड इसका जो मेथड एंड मटेरियल है वो एचिंग एंड एक्वाटिंट है। एंड सेकेंड की बात करें तो ऑफ वॉल्स बाय अनुपम सूद। यहाँ पर हमने आर्टिस्ट के नेम भी लिख दिए हैं, बट जबकि आपसे आर्टिस्ट के नेम नहीं पूछे गए हैं। तो अगर आपको आर्टिस्ट के नेम पता है तो आप आर्टिस्ट के नेम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपसे नहीं पूछा गया है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और अगर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा अगर आपको याद है तो। एंड उसका मेथड एंड मटेरियल यहाँ पर एचिंग एंड जिंक प्लेट। एचिंग इसमें जो है वो आपका
मेथड है या फिर टेक्निक कह सकते हैं। और जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है वो जिंक प्लेट एंड प्रिंटेड ऑन पेपर। जिंक प्लेट यहाँ पर यूज़ किया गया है, ओनली जिंक प्लेट भी हो सकता है कई जगह पर, और यहाँ पर प्रिंटेड ऑन पेपर भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 4 मार्क्स आपके पक्के। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हु वॉज द फादर ऑफ द फोक रेनेसेंस इन इंडिया। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कौन फादर ऑफ फोक रेनेसेंस इन इंडिया। तो जैसे जब हमने आपको पूरा नोट्स पढ़ाया था तो उस टाइम पे हम बात कर रहे थे एक आर्टिस्ट की, जेमिनी रॉय की। जेमिनी रॉय फादर ऑफ फोक रेनेसेंस इन इंडिया कहे जाते हैं। और एंड हु ट्रेवल्ड टू द कंट्री साइड ऑफ बंगाल टू learn from the folk artisan the expressive power of their lines to create an alternative visions of modern Indian identity in art, and name the artist and describe his work on the basis of at least 4 elements। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको दिया गया है कि समथिंग 100 वर्ड्स में आपको इसे डिफ़ाइन करना है। एंड यहाँ पर लिखा तो नहीं है बट आपको 100 वर्ड्स में डिफ़ाइन करना है इसको। पर आपको दे रखा है कि आप ये पहले तो पहचानिए कि ये कौन से आर्टिस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि नेम ऑफ द आर्टिस्ट जेमिनी रॉय है, उनको कहा जाता है। और उनके आर्ट वर्क का नेम क्या है जो कि आपके सिलेबस में है, तो आर्ट वर्क है उनका मदर एंड चाइल्ड। ओके, यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं कैसे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा नेम ऑफ द आर्टिस्ट जेमिनी रॉय हो गया, नेम ऑफ द आर्ट वर्क मदर एंड चाइल्ड। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी किस बेस पे करना है आपको, एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के बेसिस पे करना है। और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स क्या होते हैं, जिसमें लाइन, शेप, कलर एंड टेक्सचर ये चीज़ें आती हैं। तो आपको जो भी उसमें लाइंस दिख रही हैं, शेड्स दिख रहे हैं कलर के, टोन्स दिख रहे हैं एंड शेप दिख रहे हैं, जो भी शेप्स उसमें यूज़ हुए हैं, और उसका टेक्सचर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे होते स्कल्पचर की तो उसमें हमें टेक्सचर दिखता, तो हम वहाँ पर टेक्सचर की बात कर सकते थे आपके इसमें। तो हमने आंसर इसका कैसे लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन दिया है। दिस पेंटिंग वॉज मेड बाय वाटर कलर ऑन पेपर एंड इन दिस पेंटिंग जेमिनी रॉय हैज़ शोन लव बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड एंड दिस इज़ द बेस्ट पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने तारीफ़ लिखी है, द बेस्ट पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल। और ऐसे आप इसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर ना पॉइंट वाइज अलग अलग रखा है, लाइंस, कलर, टोन एंड शेप्स को। तो आप यहाँ पर इसको अलग अलग ना लिख करके सीधा एक ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने लाइंस में क्या दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इन दिस पेंटिंग रॉय यूज बोल्ड, सिंपल एंड थिक आउटलाइंस विद स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स। तो ये सिंपल सी चीज़ है और आप ये सारी पेंटिंग्स में ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर जैसे थिक लाइंस दिया गया है, तो अगर आप बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स की बात हो रही होगी तो आप वहाँ पर थिन लाइन का यूज़ करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बेस पे आपको पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, तो आप लाइंस लिखेंगे, ठीक है। तो लाइंस थिन हो सकती हैं और थिक हो सकती हैं, और डार्क लाइन यूज़ करिए या लाइट लाइन यूज़ करिए, कलर क्या है ऐसा कुछ आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अब शेप की बात करते हैं, तो शेप यहाँ पर 2 डायमेंशनल यूज़ किया है, और 3 डायमेंशनल वहाँ पर होता है जहाँ पर शेड्स होते हैं किसी भी चीज़ में, या रियलिस्टिक वे में अगर कोई पेंटिंग बनी हुई है तो उसमें आपको 3 डायमेंशनल दिखेगा, बट यहाँ पर जो है आपको 2 डायमेंशनल दिख रहा है। और अगर यहाँ पर शेप की बात हो रही होती, स्कल्पचर के शेप की बात हो रही थी, तो उसमें आपको 3 डायमेंशनल लिखना था, क्योंकि हम उसे चारों तरफ से देख सकते हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं और आपके सिलेबस में जो स्कल्पचर्स हैं। तो यहाँ शेप हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज़ 2 डायमेंशनल पेंटिंग इन विच वी कैन सी सिंप्लिसिटी ऑफ द पट या पटुआ आर्ट पेंटिंग्स। तो यहाँ पर एक सिंपल सी हमने ये लाइन यूज़ की है, इसे कहीं पर भी ऐड किया जा सकता है, आप कोई से भी पेंटिंग में इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलर। इन दिस पेंटिंग रॉय यूज फ्लैट कलर्स, वी कैन सी इन द पेंटिंग डल येलो एंड ब्रिक रेड कलर एंड लाइट ग्रीन कलर। तो यहाँ पर जो कलर आप उसमें आपको दिख रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक जो लाइन यूज़ की है कि फ्लैट कलर यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो फ्लैट कलर भी वही होते हैं जहाँ पर आपको 3 डायमेंशनल कुछ नहीं दिखता है, उसमें शेड्स नहीं होते हैं, फ्लैट कलर यूज़ हुए होते हैं। कि जैसे कोई शेप है या कोई आकृति बनी है और उसमें अगर कलर किया हुआ है और वो कलर सिर्फ एक ही कलर से फिल हो रखा है, तो वो होता है फ्लैट कलर। तो आप फ्लैट कलर वाला ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर आपको रियलिस्टिक चीज़ नहीं दिख रही है तो आपको वहाँ पर 2 डायमेंशनल लिख देना है और
फ्लैट कलर उसको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट आता है टोन। तो टोन होता है कलर के जो शेड्स रहते हैं, उसमें हाई डार्क है या लाइट है या ऐसा कुछ रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, वी कैन सी इन दिस पेंटिंग डार्क टोन ऑफ द कलर्स एंड आर्टिस्ट यूज लाइट टोन ऑफ द कलर इन स्किन टोन एंड इन द फोक फ्लावर प्लांट्स। तो यहाँ पर जो जो चीज़ हमें दिख रही थी उससे बेसिस पे हमने लिख दिया कि यहाँ पर येलो कलर को लाइट में यूज़ किया गया है और बैकग्राउंड कलर और जो लेडी का साड़ी वाड़ी का कलर है वो यहाँ पर डार्क कलर में यूज़ किया गया है, उसकी जो टोन है कलर की। ओके, सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा मास्टर्ड द स्टाइल ऑफ एकेडमिक रियलिज्म एंड यूज it to depict scene from a popular epic like the Ramayana and Mahabharata. The paintings on epic became so popular that many of them were copies as oleographs and were sold in market and entered people's home as calendar image. Based on its compositional arrangement, why do you like or dislike the painting? तो आपको यहाँ पर 2 चॉइसेस मिली हुई हैं। एक तो यहाँ पर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, जैसे आपको ये रियलिज्म और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आप यहाँ से पहचान लेंगे कि राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है वो है राम वैंकेशिंग प्राइड ऑफ द ओशन। बट यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है और का मतलब होता है या तो ये करिए आप या तो ये करिए। तो यहाँ पर हम नीचे वाला कर रहे हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा इजी लगता है, और वैसे तो ऊपर वाला भी इजी है। आपको जहाँ पर आपको लगता है कि आप 100 वर्ड्स आप लिख सकते हैं तो आप चूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब दे रखा है डिस्क्राइब ऑफ आवर इंडियन नेशनल फ्लैग, और इसे भी 2 बेसिस पे आपको डिस्क्राइब करना है, जिसमें द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर्स विद द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट इट्स सिंबॉलिक इंटरप्रेशन, एंड सेकेंड है द अशोक चक्र एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स 24 स्पोक्स यूज्ड इन आवर फ्लैग। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे आंसर्स किया है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पहले हमने इसे थोड़ा सा डिफाइन किया है जो हमारा फ्लैग है। तो फ्लैग में जो जो चीज़ है वो हमने पहले रख दी है, जैसे कि द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्राई कलर ऑफ इंडियन सैफरन white and Indian green color with the Ashok Chakra, a 24 spoke wheel in navy blue at its center flag ratio। और नेवी ब्लू का जो चक्र है वो सेंटर में है फ्लैग के, एंड फ्लैग की रेशियो जो है वो 3.2 है। और आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे नोट्स में दिया गया है उस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं। आपको जैसे आप ज़्यादा अच्छा लिख सके वैसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ कलर में यहाँ दे रखा है सैफरन कलर को हमने, जैसे आपने नोट्स में पढ़ाई है, करेज एंड सेक्रीफाइस, वाइट को हम ट्रूथ एंड पीस, एंड ग्रीन को फेथ एंड फर्टिलिटी, चिवरी एंड रिलेशन ऑफ सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 चीज़ भी आप यहाँ से उठा लेंगे, ये फेथ एंड फर्टिलिटी एंड रिलेशन ऑफ सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये काफ़ी रहेगा। एंड फिर देखते हैं अशोक चक्र यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस करता है और इसके 24 स्पोक्स क्या सिग्निफिकेंस करते हैं। तो यहाँ पर चक्र लेते हैं। चक्र में दे रखा है द डायनामिज्म ऑफ पीसफुल चेंजेस 24 आवर्स, ठीक है, वर्क ऑफ 24 आवर्स। तो ये वर्क फॉर 24 आवर्स को डिपिक्ट करता है, जिसमें डायनामिक पीसफुल चेंजेस आपको पूरे डे में देखने को मिलते हैं 24 आवर्स में। नेक्स्ट आता है 24 स्पोक्स क्या डिपिक्ट करता है, तो ये 24 आवर्स ईच डे। एंड नेवी ब्लू कलर क्या करता है, जो इसमें अशोक चक्र में नेवी ब्लू है तो उसमें सेकुलरिज्म, ट्रस्ट एंड ट्रुथफुलनेस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी और ये लगभग फुल मार्क्स आपको दिला देगा ये आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है केस बेस्ड स्टडी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें आप अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे। यहाँ पर मैं आंसर्स आप लोगों को क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आंसर्स बताऊँगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से टिट्टो कॉपी कर देंगे। तो अपनी जो आपकी स्किल्स हैं, राइटिंग के स्किल्स हैं, जो आप बढ़िया से बढ़िया आंसर्स लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो यहाँ पर आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मेरा वे ऑफ राइटिंग अलग है और आपका अलग है। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा भी लिख सकते हैं मेरे से, हो सकता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। इन दिस पेंटिंग 3 वीमेन आर पोर्ट्रेड इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, प्लेन विद येलो, white and red sarees placed within the background of trees and nature. A dark black and brown portrayal of women behind the trees seems to be in a resting mood also catch the eyes of the viewers.
तो यहाँ पर जो ये चीज़ दे रखी है, इन दिस पेंटिंग 3 वीमेंस आर पोर्ट्रेट इन द सेंटर। तो 3 वीमेंस कौन से पेंटिंग में आपको पोर्ट्रेट हुई मिलती हैं, कहाँ पर उनकी पेंटिंग मिलती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है हल्दी ग्राइंडर्स, उसमें 3 वुमेन पोर्ट्रेट हमें देखने को मिलता है, जो कि पेंटर उनके अमृता शेरगिल हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको इसमें इसके जो पैरामीटर्स दे रखे हैं कैसे आपको इसका आंसर देना है, बट आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक और यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर दिया गया है आपको फर्स्ट इसका आइडेंटिफाई एंड नेम द आर्टिस्ट, तो यहाँ पर आपको उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। अब आपको नेम द आर्टिस्ट लिखना है, क्या नेम है उनका आर्टिस्ट का जिसने ये पेंटिंग बनाई है, एंड नेम द पेंटिंग एंड द कॉमन स्पाइस डिपिक्टेड इन इट। यहाँ पर पेंटिंग का नेम पूछा है और इसमें कौन सा कॉमन स्पाइस डिपिक्ट किया गया है। तो स्पाइस की जो पेंटिंग है जिसमें मसाले जो होते हैं इंडियन मसाले, उसमें हल्दी को भी मसाले के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे ही पता चल जाएगा अगर स्पाइस की बात होती है तो ये हल्दी ग्राइंडर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हल्दी ग्राइंडर पेंटिंग का नाम हो जाएगा। और स्पाइस की बात करेंगे तो टर्मरिक या हल्दी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो हम आंसर दी देख लेते हैं। और फिर थर्ड वन, इसमें किस बेस पे लिखना है आपको, डज द मैसिव पावर ऑफ रूरल वुमेन रिफ्लेक्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग, एक्सप्लेन लॉजिकली विद योर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर लिखना है। तो अभी देख लेते हैं आंसर कैसे लिखना है। तो नेम ऑफ द पेंटिंग हो गया, नेम ऑफ द आर्टिस्ट हो गया, नेम ऑफ द स्पाइस हो गया कि क्या स्पाइस उसमें यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ही आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इन दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग रिफ्लेक्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग। तो इसमें क्या सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर मतलब उस पेंटिंग का थीम क्या है और उसमें क्या चीज़ हो रही है वो चीज़ आपको बतानी है। उसका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पे वो पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हमने, इन दिस पेंटिंग अमृता यूज ऑयल कलर ऑन कैनवस। तो इसे आप अलग भी लिख सकते हैं, मीडियम में लिख सकते हैं, मीडियम एंड टेक्निक में, ठीक है। या फिर आप इसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है बड़ा हो जाए, क्योंकि ये अलग अलग आपसे बताया गया था कि आपको किस बेस पे आंसर लिखना है, तो उसी बेस पे हमने यहाँ पर आंसर लिखा है। फिर देखते हैं, द फोकस ऑन दिस पेंटिंग इज इंटेंटेड फॉर अ शोकेस ऑन द बर्डन लाइफ ऑफ वीमेन इन इंडिया। तो इसमें फोकस किस चीज़ पे किया गया है कि वो जो अमृता शेरगिल हैं वो यहाँ पर सिर्फ जो इंडियन वीमेन हैं उनकी लाइफ का जो बर्डन है, वो जो भी करती हैं डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में यहाँ पर जोर दिया गया है इनकी पेंटिंग में, उसे शोकेस करना चाहा है आर्टिस्ट ने। एंड शी हैज़ डिपिक्टेड कंडीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी ऑफ द टाइम, दिस इज़ द ट्रेडिशनल एक्टिविटी। तो ये जो अमृता शेरगिल हैं तो वो क्या करती है, यहाँ पर उन्होंने डिपिक्ट किया है कंडीशन ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी दैट टाइम, उस टाइम की सोसाइटी में जो भी उनकी कंडीशन थी वीमेन की वो यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। और यहाँ पर ये ट्रेडिशनल एक्टिविटी है जो पहले ज़माने में मतलब ऐसे होता था कि वीमेन जो है धान कूटती पीसती थी और साथ ही साथ ये हल्दी वगैरह और मसाले वगैरह वो खुद हाथ से ही पीसती थी, कूटती थी। तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आता है जो हमने यहाँ पर दिया है, द वीमेन एंड ट्रीज आर पेंटेड एट फ्लैट शेप एंड दिस इज़ द सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बाय अमृता शेरगिल। तो ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ना तो ये ज़्यादा ही रियलिस्टिक वे में बनाई गई है और ना ये ज़्यादा ही 2D में बनाई गई है, 2 डायमेंशनल में है। ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप की पेंटिंग है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट मतलब आधी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ये आपको हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर ये पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, और उन पॉइंट्स को जोड़ के अपनी तरफ से कुछ ऐड करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। एंड शेरगिल नॉट गिवन एनी डेप्थ इन द लैंडस्केप एंड प्रेफर्स अ सेमी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न एज अ मॉडर्न आर्टिस्ट। तो मॉडर्न जो आर्टिस्ट करते हैं कि रियलिस्टिक वे से थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो वैसी ये पेंटिंग है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। और इसमें कोई डेप्थ नहीं दी है जो आर्टिस्ट है उन्होंने, मतलब 3D टाइप में नहीं है वो पेंटिंग। उसमें जैसे 3D अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेप्थ दिख रही है मेरे पीछे, तो ऐसे पेंटिंग में कोई डेप्थ नहीं दिख रही है, वो बस पेंटिंग यहीं पे ख़त्म हो जा रही है। जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई एक कर्टन डाल लूँ तो ये जो कॉम्पोजिशन है हमारी वीडियो का ये यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है, फिर पीछे का कुछ नहीं दिखेगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हम नीचे वाला क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है ये। द पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विद द सॉफ्ट फ्लोइंग ड्रेप्स of the blue border white sari
एंड दैट इज़ adorned बाय द फीमेल फिगर। तो यहाँ पर आपको ये साड़ी के बॉर्डर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्लू बॉर्डर कौन सी साड़ी में होता है। तो जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा की को डिपिक्ट करने के लिए सिर्फ यहाँ पर आर्टिस्ट ने ब्लू बॉर्डर की साड़ी यूज़ की है। और यहाँ पर आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट है एम.एफ. हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन, और उनकी पेंटिंग का नाम है, यहाँ पर जो पेंटिंग यूज़ की गई है वो है मदर टेरेसा। ओके, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, ऐसे आप इसे पहचान सकते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 4 मार्क्स के लिए है। तो ये थोड़ा आपको लॉन्ग लिखना है, 200 वर्ड्स समथिंग आपको लिखने हैं इसमें। तो यहाँ पर आई थिंक मेरा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। ओके, ये समथिंग 250 वर्ड्स में पहुंच गया होगा। तो यहाँ पर आपको किस बेस पे लिखना है? आपको राइट एन एसे ऑन द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं इस आंसर को देने में। और बंगाल स्कूल्स का एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है। ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे से पक्का करके जाना है, क्योंकि आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर बन रहा है तो एक आपका बंगाल स्कूल से बन रहा है, और नहीं तो फिर उसके बाद तो 2-4 पेंटिंग्स आपको ऐसी दी जाएंगी कि आप उनको डिस्क्राइब कर देंगे तो वो 200 वर्ड्स प्लस का हो जाएगा। ऐसा आपको कोई आंसर आएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो मेन क्वेश्चन है। या फिर कोई पेंटिंग आपको डिस्क्राइब करने के लिए आएगी, उसके काफ़ी पैरामीटर्स दे रखे होंगे, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये क्वेश्चन यही आने वाला है आपका, इस टाइप का। तो यहाँ पर हम एक ऐसे लिखना जा रहे हैं। तो इसमें ओरिजिन डेवलपमेंट लिखना है आपको पहले, और फिर आर्टिस्टिक फीचर्स लिखने हैं। जो भी हमने फीचर्स दे रखे हैं वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एंड द यूज़ ऑफ इंडियन थीम्स टू प्रमोट इंडियन रियलिज्म इन आर्ट, तो रिवाइवलिज्म इन आर्ट। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो इंडियन थीम है प्रमोट करने के लिए इंडियन रिवाइवलिज्म इन आर्ट, उन्होंने क्या किया था। तो यहाँ पर हम 2 लोगों के नेम ज़्यादातर सजेस्ट करेंगे, अवनिंद्रनाथ टैगोर एंड E.B. हैवल। उन्होंने ही जैसे प्रमोशन किया था, इन्फ्लुएंस हुए थे उनसे बाकी के आर्टिस्ट इंडिया के। तो ये वही दे रखा है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो देख लेते हैं। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर आंसर देना है, और इसमें सबसे पहले लिखना है आपको ओरिजिन डेवलपमेंट। तो ओरिजिन डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ है हमारा बंगाल आर्ट, तो उसके बारे में कर लेते हैं। बंगाल school is an art movement that originated in Bengal, especially in Kolkata and Shantiniketan. It is a nationalist movement reacting against the academic art promoted by British। तो जो एकेडमिक आर्ट थी प्रमोट कर रहे थे ब्रिटिश। तो ये आप जाकर के हमारे 1 शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, या फिर जो डिटेल वीडियो है हमारे इस चैप्टर की उसमें जाकर के देख सकते हैं बंगाल स्कूल के। आपको ये पूरा सब कुछ मिल जाएगा उसमें। एंड बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग नोन ऑल्सो एज द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एंड वेयर वी कैन सी मिक्सचर ऑफ द मिडल इंडियन आर्ट एंड इंडियन फोक आर्ट एंड द अजंता एंड अलोरा। तो इन चीज़ों का हम यहाँ पर मिक्सर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है अवनिंद्रनाथ टैगोर एंड E.B. हैवल एनकरेज इंडियन आर्टिस्ट टू मेक पेंटिंग्स in their own rich Indian style, and many artists influences in different parts of the country। तो इन चीज़ों से बहुत सारे आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इंडियन बेस पे पेंटिंग करना शुरू किया, और ये रिवाइव हुई हमारी पेंटिंग। क्योंकि जब यहाँ पर एकेडमिक आर्ट आ गई थी, या ब्रिटिशर्स अपनी ऑयल पेंटिंग यहाँ पर करवाने लग गए थे, रियलिस्टिक आर्ट, तो उसके बाद दोबारा से अवनिंद्रनाथ टैगोर E.B. हैवल इनकरेज किया आर्टिस्ट को कि आपको अपने ओन रिच इंडियन स्टाइल पे ही पेंटिंग करनी चाहिए। तो फिर लोगों ने ऐसी पेंटिंग करनी शुरू करी, जो भी आर्टिस्ट थे उस टाइम पे। E.B. हैवल वाज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता, एंड ही इनवाइटेड द अवनिंद्रनाथ टैगोर टू जॉइन एज आर्ट कॉलेज कोलकाता एज वाइस प्रिंसिपल ऑफ द आर्ट कॉलेज ऑफ कोलकाता। For Abhinandath Tagore and E.B. हैवल, Indian style, मुगल पेंटिंग और राजपूत पेंटिंग और अजंता एंड अलोरा पेंटिंग्स मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रादर दैन द कंपनी स्टाइल। तो कंपनी स्टाइल का जो पेंटिंग्स थी उनसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाली चीज़ जो इनको लगती थी वो मुगल पेंटिंग और राजपूत पेंटिंग्स और अजंता एंड अलोरा की पेंटिंग्स लगती थी। अब आते हैं फीचर्स की बात करें, तो फीचर्स यहाँ पर हमने रखे हुए हैं, 4 फीचर्स यहाँ हमने दिए हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा था। तो बंगाल स्कूल हैड क्लियर इंप्रेशन ऑफ द अजंता एंड अलोरा पेंटिंग्स, हमें देखने को मिलती हैं सारी पेंटिंग्स में इनका इंप्रेशन। The creation of mastic mellow style by using gloomy coloring with the diffuse light and light background। तो आप ज़्यादातर जितनी भी पेंटिंग देखेंगे बंगाल स्कूल में वो डिफ्यूजिंग लाइट में ही बनी हुई हैं, या तो इवनिंग सीन है, और वैसे भी उसमें बैकग्राउंड में लाइट सीन ही आपको ज़्यादातर दिखेगा, जिसमें वॉश टेक्निक से जो कलर हो रखा है तो उसमें उनका मिक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसमें मेलोइक स्टाइल आ जाता है एक, और लाइट बैकग्राउंड बन जाता है। फिर आता है बंगाल स्कूल पेंटिंग इन्फ्लुएंस बाय मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ से ये इन्फ्लुएंस हुई। और सब्जेक्ट मैटर की बात करें, किन सब्जेक्ट पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो वो है रिलीजियस थीम्स, हिस्टोरिकल थीम्स एंड पैट्रियोटिक थीम्स, सोशल लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स एंड लैंडस्केप। तो
तो उस टाइम पे जो भी सोशल इशू थे उन पर पेंटिंग बन रही थी या फिर रिलीजियस थीम्स पर पेंटिंग्स बन रही थी, और उस टाइम के एनिमल्स और जो भी नेचर है उस पर पेंटिंग्स भी बन रही थी। अब नेक्स्ट आता है जैसे यहाँ पर दे रखा है नेम योर फेवरेट आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज आर्ट वर्क। तो इनमें से जो भी आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं, चाहे अवनींद्रनाथ टैगोर हो, नंदलाल बोस हो, M.R. चुगताई पाकिस्तानी हो या राम गोपाल विजयवर्गीय हो, इनमें से जो भी आपका फेवरेट आर्टिस्ट है उसका यहाँ पर नाम लिखिएगा। तो मैं अभी लिखता हूँ अवनींद्रनाथ टैगोर माय फेवरेट आर्टिस्ट एंड हिज आर्ट वर्क गिवन इन आवर सिलेबस दैट इज़ जर्नीज एंड फिर जर्नीज एंड के बारे में आप लिख देंगे कि इसमें कौन कौन सा कलर यूज़ हुआ है, कौन कौन सी इसमें क्या क्या चीज़ दिखाया गया है। तो ये बस आपको ये आंसर्स ऐसे लिखने हैं और आप ईजिली कर लेंगे ये मुझे लगता है। और अब आपका ये क्लियर हो गया होगा जो भी आपके डाउट थे कि आंसर्स कैसे लिखने हैं और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ताकि हमारे आ जाएं, तो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास भी पेंटिंग सब्जेक्ट है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।